आज आप सभी मेरे साथ रासो साहित्य का अध्ययन करेंगे। रासो साहित्य के बारे में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो से परिचित न हो या उसने इनके नाम न सुने हों। जिसने आदिकाल का नाम सुना है वह निश्चित रूप से इन सभी ग्रंथों से अवश्य ही परिचित होगा। रासो साहित्य के विषय में कहा जाता है कि यह जो साहित्य है वो अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अपने में समेटे हुए है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही इसको संदिग्ध की श्रेणी में रखता है। यह साहित्य चारण और भाट कवियों के द्वारा रचा गया है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश किया गया है। अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इन रचनाओं में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग भी पाया जाता है। डिंगल शैली राजस्थानी मिश्रित डिंगल शैली है, जिसमें वीर गाथाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णित डींग मारने के लिए रूप में प्रस्तुत किया गया है। पिंगल शैली में सामान्य रूप से प्रेमपूर्ण कविताएं, श्रृंगार परक रचनाओं के दर्शन होते हैं। इसमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। विद्वानों ने इस रासो शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से बताई है। गारसतासी ने इसको राजसूय कहा है। गणपति चंद्र गुप्त रासक, रास, रासा, रासु और फिर रासु, यानी गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से हुई होगी। रासक से रास बना, रास से रासा बना, रासा से रासु और उसके उपरांत यह रासो शब्द प्रचलन में आ गया। हर प्रसाद शास्त्री राजयश से इसे मानते हैं। नरोत्तम स्वामी इसको रासक कहते हैं। कविराज श्यामल दास रहस्य कहते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन, रास या रासो कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी रास कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक कहते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस कहते हैं। दशरथ शर्मा रासक कहते हैं। माता प्रसाद गुप्त रासक कहते हैं। इस प्रकार रासो साहित्य को हम या रासो शब्द को बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन रासो शब्द ही इस साहित्य के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द स्वीकार किया गया है। इस समय कुछ प्रमुख रचनाएं हुई हैं। खुमाण रासो दलपति विजय कवि का नाम है। बीसलदेव रासो, नरपति नाल, परमाल रासो, आलखंड, जगनिक, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर भट्ट, हम्मीर रासो, शारंगधर,
विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, रणमल्ल छंद श्रीधर के द्वारा रचित माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक प्रामाणिक, अप्रामाणिक या कहना चाहिए सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ है। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। प्रश्न उठता है कि जब रासो ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, यानी इनको स्वीकार तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता है, तो फिर हम रासो साहित्य को क्यों गिनते हैं? हम रासो साहित्य को इसलिए गिनते हैं कि यदि इस कालखंड को हम जानना चाहते हैं, थोड़ा भी जानना चाहते हैं, तो हमें इन ग्रंथों का पारायण करना होगा। और भले ही हम इनको प्रामाणिक न माने, इनको अप्रामाणिक या अर्ध प्रामाणिक की संज्ञा में हम परिगणित करें, लेकिन यदि हम इनको बिल्कुल ही पटल से हटा देते हैं तो निश्चित मानिए यह कालखंड साहित्य से शून्य हो जाए। और जहाँ तक हमारा मानना है कि जब कोई लेखक, कोई रचनाकार, कोई कवि किसी रचना को रचता है तो उसमें उस समय के समाज के दर्शन होते हैं। ये अलग बात है कि रासो साहित्य में उस समय तत्कालीन कवियों ने उसे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके राजा की प्रशंसा के रूप में इसकी रचना की है, जिससे कि यह विवादास्पद होता चला गया है। लेकिन फिर भी हमें इस साहित्य को, हम इसे नकार नहीं सकते हैं, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसके बारे में विद्वानों के बीच में मतभेद है। अब मैं आपको याद कराती हूँ, क्योंकि ये 3 प्रकार से पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अब आप मेरे साथ याद कीजिए। प्रामाणिक मानने वालों में हैं 4 लोग, 4 साहित्यकार हैं, आलोचक हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रथम, द्वितीय मिश्र बंधु, तृतीय मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और चौथे हैं कर्नल टाल। हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाल, यानी प्रामाणिक मानने वाले 4 हुए। अब अप्रामाणिक मानने वाले भी कई विद्वान हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। दूसरा नाम है देवी प्रसाद, तीसरा नाम है कविराज श्यामल दास, चौथा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पांचवा बूल्हर और छठा मुरारीदान, यानी 6 हैं। पहला रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास तृतीय, चौथे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बूल्हर और मुरारीदान। यानी प्रामाणिक मानने वालों में 4 विद्वान, अप्रामाणिक मानने वालों में 6 विद्वान और अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में भी 4 विद्वान हैं, जिनमें से अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में प्रथम है मुनि जन विजय, दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे हैं डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और चौथे हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। यानी हम पृथ्वीराज रासो को यदि प्रामाणिक नहीं मानते हैं तो हम इसे अप्रामाणिक भी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे अर्ध प्रामाणिक की संज्ञा में रख देंगे, क्योंकि अर्ध प्रामाणिक मानने से ही हम इस ग्रंथ का पारायण
कर सकते हैं और इसे साहित्य की श्रेणी में गिन सकते हैं। पृथ्वीराज रासो को देखा जाए तो यह चंद बरदाई कृत ग्रंथ है और उनका यह प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। चंद बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ये महाकवि भाट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सखा और सामंत थे। पृथ्वीराज रासो आपकी प्रसिद्ध रचना है और इसे हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य में 69 समय या सर्ग हैं। ये जो सर्ग होते हैं इनको समय भी कहा जाता है। माना जाता है कि चंद कवि ने यह काव्य स्वयं पूरा नहीं लिखा था। इनका अंतिम भाग इनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। आज बहुत से विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं, बहुत से प्रामाणिक मानते हैं और बहुत से अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। इस ग्रंथ की महत्ता इसलिए है कि यह तत्कालीन राष्ट्रीय आदर्शों का चित्र प्रस्तुत करता है। चंद ने शुक और शुकी के संवाद के रूप में इस काव्य को लिखा है। उस समय में प्रचलित लगभग सभी छंद इस काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। चंद ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया है। भाषा शिल्प की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो इसकी भाषा डिंगल है। वस्तुतः रासो की भाषा प्राचीन हिंदी का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करती है। कवि चंद इस क्षेत्र के सम्राट प्रतीत होते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि रासो के अंतर्गत भाव भंगिमा के साथ भाषा दनादन नए छंदों में गति धारण करती चलती है। विशेषता यह है कि बलखाती नदी में बहते हुए चित्त को कोई मोड़ नहीं खटकता है। छंद परिवर्तन के प्रवाह में सहज आत्मस्मृति का ऐसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि रासो में अन्य ग्रंथों को भी लिखा गया है, लेकिन सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ हमें पृथ्वीराज रासो ही दिखाई देता है। इसके पश्चात हम खुमान रासो को लेते हैं। चित्तौड़ के राजा खुमान के समकालीन कवि दलपति विजय को इसका रचयिता माना गया है। यद्यपि इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है, किंतु लेखक का इसमें स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण विद्वान अभी भी इससे एक मत सहमत नहीं हो पाए हैं। कई विद्वानों की धारणा है कि दलपति विजय नाम के एक जैन संत हुए थे, उन्होंने ही इसकी रचना की है, किंतु स्वीकार करने में यह कठिनाई होती है कि जैन संत का काल 17वीं शताब्दी रहा है। खुमान रासो 5000 छंदों में लिखा गया है। इसमें नायिका भेद, ऋतु वर्णन, वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। इसमें जो वस्तु वर्णन है वे अत्यंत आकर्षक और रमणीय हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है तथा इसमें प्रमुख रूप से कवित्व, सवैया और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात हम बीसल देव रासो का नाम लेते हैं। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक प्रमुख कृति है। इसके रचयिता नरपति नाल हैं। इनकी रचना तिथि 1155 ईस्वी मानी गई है। अधिकांश रासो ग्रंथों की भांति इस ग्रंथ के रचयिता इसके रचना संवत के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। इसमें अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय और भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह, वियोग, अंततः पुनर्मिलन चित्रित है। प्रकृति वर्णन, 12 मासा और भाव सौंदर्य की दृष्टि से यह एक विशिष्ट रचना है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इसमें मार्मिक वर्णन दिखाई देता है। हम्मीर रासो, हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हम्मीर की प्रशंसा हम्मीर रासो में वर्णित है। इसके रचयिता शारंगधर माने गए हैं, किंतु आज तक इनकी कोई भी कृति उपलब्ध नहीं हो पाई है।
ऐसी स्थिति में इस ग्रंथ के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्राकृत पेंगलम में इसके कुछ छंद अवश्य दिखाई देते हैं, किंतु मात्र उन थोड़े से छंदों के आधार पर कोई भी निर्णय सही प्रकार से नहीं लिया जा सकता। परमाला रासो वर्तमान में यह आलखंड के नाम से प्रचलित है। रासो लोक गेय काव्य है, अतः इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं। परमाला रासो के रचयिता जगनिक कवि थे, जो महोबा के राजा के राजाश्रित थे। जगनिक ने आला और ऊदल नामक दो सरदारों के वीरता का वर्णन परमाला रासो में किया है। गद्य साहित्य आदिकाल में गद्य साहित्य भी लिखा गया। गद्य से संबंधित केवल 3 रचनाएं महत्व रखती हैं: राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। राउल वेल को कुछ विद्वानों ने चंपू काव्य माना है। इसका रचयिता रोडा नामक कवि माना गया है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, किंतु प्रमुखता राजस्थानी की है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के सर्जक दामोदर शर्मा हैं। इनका रचना काल 12वीं शती स्वीकार किया गया है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने यह कहकर कि उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, इस ग्रंथ की महत्ता प्रतिपादित की है। वर्ण रत्नाकर भी उल्लेखनीय रचना है। हिंदी गद्य के विकास में इसका विशेष महत्व है। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। इसका रचना काल 14वीं शती के आसपास है। वर्ण रत्नाकर की भाषा कवित्वपूर्ण है। इसमें तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है और शैली कहीं कहीं अलंकारिक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल भाषा और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त समृद्ध है। यद्यपि आदिकालीन साहित्य पर्याप्त रूप से उलझा हुआ, अस्पष्ट और वैचित्र्यपूर्ण है, फिर भी इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आदिकाल में भाषा के संश्लिष्ट तत्वों को क्रमशः प्रयोग किया गया है। नई भारतीय आर्य भाषाओं का स्वरूप क्रमशः स्पष्ट होता गया है। साहित्य की दृष्टि से देखें तो इस युग में किसी एक खास प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते। यहाँ धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, प्रकृति चित्रण आदि कई चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। हमारी दृष्टि में हिंदी साहित्य में आदिकाल और उसमें रचित साहित्य का सबसे बड़ा प्रत्यय यह है कि जिन काव्य शैलियों और काव्य प्रवृत्तियों का विकास हुआ, वे ही आगे चलकर व्यापक रूप लेकर सामने आती रही हैं। आदिकालीन साहित्य जिस भूमिका पर लिखा गया वह महत्वपूर्ण है। उसने आगामी साहित्य रचने के लिए प्रेरणा का कार्य किया है। इसी के साथ मैं आज का वक्तव्य समाप्त करती हूँ।